अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुज़म्मिल सरवरदी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं मुज़म्मिल सरवरदी। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज एक तो अरबों का इजलास हो रहा है जिसमें तमाम अरब ममालिक और कुछ इस्लामी ममालिक के वज़राए ख़ारजा शरीक हैं, जहां पर ये फ़ैसला होना है कि अरबों ने अब इस जंग में आबनाए हुर्मस खुलवाने के लिए ख़ुद शामिल होना है या नहीं होना। फिर आबनाए हुर्मस से ईरान कितना तेल अब तक जंग के दौरान भी चीन को बेच रहा है और ईरान के लिए आबनाए हुर्मस बंद नहीं है। सऊदी अरब को क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, और इमरान खान के बच्चों से ईद पर बात कराई जाएगी और उनके बच्चों को बग़ैर वीज़े पाकिस्तान आने की जो पेशकश अता तारड़ साहब ने की है उस पर भी बात करेंगे। और आज इमरान खान साहब का तिब्बी मुआयना भी हो रहा है। सबसे पहले बात कर लेते हैं अरबों के इजलास के हवाले से जो रियाद में हो रहा है, जिसमें अरब ममालिक और पाकिस्तान और दीगर ममालिक, नॉन अरब ममालिक भी 4 शामिल हैं, जो जहाँ पर अब ईरान जंग के हवाले से बात होगी। यूएई इस इजलास में जाने से पहले ये ऐलान कर चुका है कि आबनाए हुर्मस खुलाने के लिए वो किरदार अदा करने को तैयार है। अब क्या बाकी अरब ममालिक भी आबनाए हुर्मस खुलवाने के लिए अपनी जंग में शामिल होने को तैयार हैं? ये फैसला रियाद में होना है। एक राय ये है कि सऊदी अरब शामिल नहीं होगा, हिमायत कर सकता है, क्योंकि सऊदी अरब तो अपना तेल रेड सी के ज़रिए भी बेच सकता है और उसकी रेड सी का इंफ्रास्ट्रक्चर है और वो रेड सी से अपना तेल बेच लेगा। और लेकिन दूसरों के पास ये रेड सी वाली ऑप्शन मौजूद नहीं है, सऊदी अरब के पास मौजूद है। उसके लिए सिर्फ एक है कि दरमियान में एक चौक पॉइंट है जहाँ पे हुसी जो हैं वो ऑयल टैंकरों पर हमला करते हैं। अगर पाकिस्तान के ज़रिए ईरान से बातचीत रहती है और हुसी सऊदी टैंकरों पर हमला नहीं करते तो सऊदी अरब की तेल की एक्सपोर्ट जारी रहेगी। सऊदी अरब के लिए कोई आबनाए हुर्मस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब तो दूसरी बात यह है, इराक जो है वो तुर्की के ज़रिए करना चाहता है, लेकिन अबू धाबी, कुवैत, कतर, बहरीन, इन लोग ममालिक के लिए आबनाए हुर्मस बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये क्या आबनाए हुर्मस खुलवाने के लिए शामिल होंगे तो क्या सऊदी अरब खामोशी से बैक से हिमायत करेगा, लेकिन अपनी कोई नेवी या अपने कोई फौजी उसमें शामिल नहीं करेगा? एक राय ये सामने आ रही है, लेकिन देखते हैं रियाद में क्या फ़ैसला होता है। यूएई के सदर ने भारत के वज़ीर आज़म मोदी को भी फ़ोन किया है, उन्होंने बयान भी दिया है कि हम शामिल हो रहे हैं, लेकिन क्या यूएई की बात सारे अरब मान लेंगे या अरबों की बात यूएई मान लेगा? अरबों में बहुत तकसीम है और सऊदी अरब और यूएई के दरमियान भी इस वक्त इख्तलाफात हैं, लेकिन पिछले दिनों मोहम्मद बिन सलमान और शेख मोहम्मद के दरमियान फ़ोन पर बातचीत भी हुई थी। देखते हैं आज क्या फ़ैसला होता है। एक अमूमी राय है कि सऊदी अरब के स्टेक्स कम हैं, पाकिस्तान के साथ दिफाई मुआहदे की वजह से सऊदी अरब को काफ़ी फ़ायदा हुआ है। एक तो जो जितने हमले यूएई पे या कतर, कुवैत पे या बहरीन पर हुए हैं, सऊदी अरब पर उसकी निस्बत बहुत कम हमले हुए हैं और 1-2 ड्रोन्स रोज़ आते हैं जिनको वो रोक लेते हैं। लेकिन सऊदी अरब वैसे अंडर अटैक नहीं है जैसे यूएई है, कतर है, कुवैत है, बहरीन है। दूसरा, अगर उसका पाकिस्तान ईरानियों से डील करा के हुसियों वाला मामला भी हल करा देता है तो वो अपने तेल की एक्सपोर्ट भी जारी रखेगा। तो इसलिए सऊदी अरब कह सकते हैं कि उनको पहली दफ़ा पाकिस्तान के साथ दिफाई मुआहदे का फ़ायदा हुआ है कि इसके ज़रिए उन्होंने ईरान के साथ एक बैक चैनल डिप्लोमेसी में काफ़ी कामयाबी हासिल की है। अब एक ईरानियों का फार्मूला ये है आबनाए हुर्मस के हवाले से कि ईरानी चाहते हैं कि आबनाए हुर्मस पर ट्रांजिट ड्यूटी लगाने का एक टोल टैक्स लगा दिया जाए जो ईरान ले। ईरान ये समझता है कि आबनाए हुर्मस पर उसकी हाकमियत साबित हो गई है और अब दुनिया के सबसे अहम एनर्जी चौक पॉइंट पर वो अपना एक ट्रांजिट टैक्स लगा ले। एक मुताद अंदाजे के मुताबिक अगर वो ट्रांजिट टैक्स लगाता है तो उसको $73 बिलियन की सालाना आमदनी होगी और वो 73 बिलियन सालाना कमा सकता है। लेकिन ये तो अमन की बात है ना, अगर अमन हो जाए, सब ईरान को बादशाह मान लें, ईरान को समझ लें कि आबनाए हुर्मस उसके कंट्रोल में है और उसको ये हक दे दें कि वो टोल टैक्स ले ले, तभी ये 73 बिलियन की फिगर सामने आएगी ना जो ईरानी लेकर बैठे हैं। लेकिन अभी जो वहाँ से खाम तेल का 27% गुजरता है और ईरान के पास जो शुमाली साहिली पट्टी है वो भी ईरान की मंजूर शुदा ट्रैफिक के ज़रिए ही आगे खुला रही है। लेकिन आबनाए इस सारी जंग के दौरान जो मार्च के महीने में ईरान ने जितना तेल वो एक्सपोर्ट करता है उतना तेल एक्सपोर्ट किया है।
पहले भी वो अपना 90% तेल जो है चाइना को बेचता है, अब भी उसके टैंकर्स आबनाए हुरमज़ से गुजरकर चीन को उसने उतना ही तेल एक्सपोर्ट किया है जितना पहला करते हैं। इसलिए आप कहें कि जंग की वजह से कोई ईरान की तेल की एक्सपोर्ट रुक गई है, तो जो फिगर सामने आए हैं, आबनाए हुरमज़ की सूरत हाल सामने आई है, उसके तहत तो ऐसी सूरत हाल नहीं है। ईरानी टैंकर्स जो हैं वो चीन के लिए, या चाइनीज़ टैंकर्स जो हैं वो ईरान का तेल लेकर जा रहे हैं और बड़े महफूज रास्ते से वो वहाँ तक पहुँच रहे हैं। तो इसलिए ये कहा जाए कि ईरान को इस जंग की वजह से उसकी तेल की एक्सपोर्ट रुक गई है, तो जो इंटेलिजेंस आई है मैरीटाइम की, उसके मुताबिक तो ये फिगर सामने नहीं आए। अब नाए हमद के जरिए ज़्यादातर शिपिंग जो है वो शुरू होने के बाद मार्च के अवाइल में रोक दी गई थी, लेकिन ये जो मार्च के अवाइल में शिपिंग रुकी है उसमें ईरान की शिपिंग नहीं रुकी है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात हमारे सामने आई है और हमने देखा है। और ये एक हैरानकुन बात है कि अमेरिका और इसराइल मिलके अभी तक ईरान की चाइना को तेल की एक्सपोर्ट नहीं रोक सके हैं। इसीलिए हम देख रहे हैं कि चाइना काफ़ी सेटिस्फाइड भी बैठा है। अगर चीन को तेल मिल रहा है ईरान से अभी तक, तो चीन सेटिस्फाइड है। यहाँ तो ना चीन का तेल रुक गया हो, लेकिन चीन का तेल तो रुका नहीं है। ईरान का जो तेल चीन तक पहुँच रहा है वो अपनी तरफ ईरान इस दौरान ये कहना गलत नहीं होगा कि तेल की फ़रोख्त से फ़ायदा उठाने में कामयाब हुआ है। जो प्राइस इंक्रीज़ हुई है उसका भी तो ईरान को फ़ायदा हुआ है। $100 पे तो वो भी बेच रहा है, और अगर वो अपना 90% चीज़ चीन को बेचता है और $100 पे बेच रहा है, तो आप कह सकते हैं इस जंग के दौरान, इस जंग में तेल की कीमत बढ़ने का ईरान को भी फ़ायदा हुआ है। और जो समुद्री ट्रैफिक के दादो शुमार हैं वो बताते हैं कि 1 और 15 मार्च के दरमियान ईरान के 16 ऑयल टैंकर्स जो हैं उन्होंने आबनाए हुरमज़ को अबूर किया है और वो चीन की तरफ गए हैं। तो लिहाजा एक ये सूरत हाल है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। लेकिन ईरान में जो हाई वैल्यू टारगेट्स की किलिंग है वो अपनी जगह जारी है। अगर मैं आपके साथ शेयर करूं इस हवाले से, ईरानी हुकूमत के इंटेलिजेंस के जो वजीर हैं इस्माइल खतीब, उनको भी शहीद कर दिया गया। पहले अली लारिजानी और उनके जो बेस कमांडर्स थे उनको शहीद किया गया, अली लारिजानी के बेटे को किया गया। अब उसके बाद उनके इंटेलिजेंस के वजीर इस्माइल खतीब को किया गया है। और क्या इस्माइल खतीब का ईरान को मुतबादल मिल सकेगा? क्योंकि इंटेलिजेंस चीफ जो होता है बड़े सालों में तैयार होता है, और अमेरिका और इजराइल ने सबसे ज़्यादा हमले उनके इंटेलिजेंस पे किए हैं, उनके इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर्स पे किए हैं, उनके इंटेलिजेंस के लोगों को मारा है ताकि ईरानियन इंटेलिजेंस को ख़त्म किया जा सके। इस्माइल सिर्फ खतीब वज़ीर इंटेलिजेंस नहीं थे, उनके जो याहिया हामिद हैं वो नायब वज़ीर बराए इंटेलिजेंस थे। इजराइल अकबर गफ़ारी, ये सब लोग भी निशाना बन चुके हैं और ये सब भी शहीद हो चुके हैं। तो एक इंटेलिजेंस के शोबे में भी ईरान के अंदर हमें एक खला नज़र आ रहा है कि एक जो उनकी इंटेलिजेंस की सारी हिरारकी थी वो भी अमेरिका ने ख़त्म कर दिया है, और ऐसा लग रहा है कि उनको भी एक एक करके चुन चुन के शहीद किया जा रहा है। अब इस्माइल खतीब की शहादत जो है वो भी ईरान के लिए एक बड़ा लॉस है, छोटा लॉस नहीं है। वो इस लड़ाई में एक इंटेलिजेंस के शोबे में जो है ईरान का काफ़ी इम्पॉर्टेंट काम कर रहे थे, इसीलिए उनको निशाना बनाया गया है। अच्छा, अब इसके अलावा मैं आपके साथ ये करना चाहता हूँ कि अमेरिका ने जो 2200 किलोग्राम के जो हैं वो पाउंड के बम मारे थे बंकर्स के लिए, लेकिन कोई नताइज नहीं आए। अब उसने 5000 पाउंड के बम जो हैं वो ईरानी साहिलों पे मारे हैं, क्योंकि 2200 पाउंड वाले जो बम थे उनसे ईरानी बंकर्स जो थे वो तबाह नहीं हुए थे। अब 5000 पाउंड वाले मारे हैं ये ईरानी साहिलों पे, ताकि उन्होंने जो साहिल के करीब एंटी शिप मिसाइल ठिकाने हैं उन पर हमला किया है कि जो ईरान ने अबनाए हुरमज़ को रोका हुआ है, उसके एंटी शिप मिसाइल वहाँ पे हैं, उसकी और चीज़ें हैं। तो अब पोर्ट्स पे जो बंकर्स हैं, जो मिसाइल के ठिकाने हैं, उनके लिए अब उसने 5000 पाउंड वजनी जो बम है वहाँ पर गिराए हैं। वैसे अमूमन लोग कहते हैं कि ईरान ने ये सारे बंकर्स अमेरिकी बमों को सामने रखकर बनाए हैं, कि बंकर्स ने अमेरिकी बम का मुकाबला करना है। लेकिन अब जब अमेरिका बम की सलाहियत बढ़ाता जा रहा है तो ये देखना पड़ेगा कि जो ज़ेरे ज़मीन बंकर्स हैं वो कितना सस्टेन कर सकते हैं और कितना क्या कहते हैं इसको GBU-72 कहते हैं, जो अमेरिका ने अब बम यूज़ किया 5000 पाउंड का। और GBU-72 एक जदीद अमरीकी बंकर बस्टर बम है। इसे ख़ास तौर पर ज़मीन के अंदर या मजबूत बंकरों को तबाह करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये जो इस वक्त आबनाए हुरमज़ के पास जो ईरानी पोर्ट्स हैं
उनके ऊपर जो बंकर्स बना के उनके अंदर से जो एंटी मिसाइल लगाए हुए हैं, जिससे वो अगर कोई टैंकर उनकी मर्जी के बगैर गुजरे उसको निशाना बनाते हैं, ये उस इंफ्रास्ट्रक्चर को अमेरिका ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है ताकि आबनाए हुर्मुज़ को क्लियर किया जा सके। इसके नताइज तो अगले 5-7 दिनों में पता लगेंगे कि कितने नताइज आए हैं, कितने गलत हैं, कितने सही हैं, ये हमें अगले चंद दिनों में पता लगेगा। लेकिन ये बहुत हैवी बम है और पहली दफ़ा ये बम इस्तेमाल हुए हैं। इससे पहले किसी जंग में ये बम इस्तेमाल होने की हमें कोई नज़र नहीं आती। इसका ये बम की खसूसियात में ये है कि इसका एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा है और गाइडेंस है, जीपीएस निज़ाम के ज़रिए हदफ तक पहुंचता है, उस बंकर तक पहुंचता है और ये ज़मीन के अंदर गहराई तक दाखिल होता है और फिर जाके अंदर जाके धमाका करता है ताकि अंदर जितना बंकर बना हुआ है, जितनी अंडरग्राउंड फैसिलिटी है, उसको तबाह किया जा सके। तो ये पोर्ट्स पे जो बंकर्स हैं जिनके ज़रिए ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ को बंद किया हुआ था, उसके लिए है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो नेटो पे बहुत गर्म है। वो ऐसा लगता है नेटो के अब जो ममालिक के सरबराहान हैं बस उनको गालियाँ फूल शूल तो वो कह ही रहे हैं, लेकिन गालम गलूच और जो आबनाए हुर्मुज़ दोबारा नहीं खुल रहा उसके ऊपर वो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहा जा रहा है बहुत गुस्से में है। यकीनन उनके लिए एम्बैरसमेंट है कि अमेरिका जो है वो आबनाए हुर्मुज़ खुलवा ही नहीं पा रहा। मेरे ख्याल में जी जो इजलास रियाद हो रहा है ये भी अमेरिका ने बुलवाया है ताकि कोई मेरी मदद करो, जब नेटो के मुल्क तो मेरी मदद करने को तैयार नहीं थे, अरबा तो ही मदद ले लिए। अब टेक्निकल बात यह है कि नेटो के तो सारे मुल्कों ने आने से इनकार कर दिया तो फिर वो अब अरबों से मदद मांग रहे हैं क्योंकि मदद तो चाहिए। अमेरिका और इजराइल अकेले आबनाए हुर्मुज़ नहीं खुला सकते। तो डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त बहुत गुस्से में हैं और वो नेटो ममालिक को फूल कह रहे हैं, पागल कह रहे हैं, गधा कह रहे हैं और कह रहे हैं कि मुझे ऐसा नेटो नहीं चाहिए, मैं इस नेटो को तबाह, हमारे किसी काम का नहीं है, हम इनकी हिफाजत करते रहे, ये हमारी हिफाजत नहीं करते। तो टेक्निकली जो नेटो और अमेरिका की लड़ाई है वो भी बड़ी दिलचस्प लड़ाई है। जब ईरान अमेरिका लड़ाई ख़त्म हो जाएगी तो नेटो की जो टूटना है या डिसइंटीग्रेशन है या अमेरिका का जो नेटो पे गुस्सा है वो भी हमारे सामने आएगा और वो देखना पड़ेगा कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो फिर नेटो के साथ क्या सलूक करते हैं, क्योंकि अभी तो नेटो के तमाम ममालिक ने उन्हें चिट्टा जवाब दे दिया है जो अपनी जगह है। सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने अपनी एक्सपोज में कहा है कि मैंने ज़िंदगी में ट्रंप को इतने गुस्से में नहीं देखा जितने वो इस वक्त नेटो के लोगों पर गुस्से में है। ट्रंप का गुस्सा अपनी जगह है, लेकिन वो अभी तक जो ईरान में बहुत हाई वैल्यू टारगेट्स अमेरिका ने हासिल किए हैं, लेकिन जो विनिंग ट्रॉफी है वो भी अमेरिका से अभी दूर है। विनिंग ट्रॉफी तो अब रजीम चेंज है, रजीम चेंज अभी भी नहीं हो पा रहा, चाहे जितने मर्जी हाई वैल्यू टारगेट्स वो अचीव कर लें, लेकिन रजीम चेंज जो ईरान में है वो अभी भी पॉसिबल नज़र नहीं आ रहा। वो रिप्लेसमेंट ले आते हैं, उनका कमांड सिस्टम ऐसा है कि उन्होंने आज भी इसराइल पे कुछ 100 मिसाइल चलाए हैं और वो क्लस्टर मिसाइल हैं जो अब चलाए हैं, जिसकी वजह से काफ़ी तबाही हुई है। वैसे भी इसराइल में कहते हैं कि अगर आप तबाही की फ़ोटो बना के वीडियो अपलोड करें तो 5 साल कैद है। वो चाहते ही नहीं कि वहाँ होने वाली तबाही जो है वो हमारे दुनिया के सामने आए, लेकिन अली लारिजानी के बाद जो ईरान ने मज़ाहमत की है या जो जवाब दिया है उससे इसराइल में काफ़ी तबाही के मनाज़र जो हैं, काफ़ी तबाही की इतलात हैं कि वो जो ईरान के नए मिसाइल हैं वो ठीक निशाने पे लगे हैं और उन्होंने तेल अवीव का एयरपोर्ट भी तबाह किया है और रेल सिस्टम भी तबाह किया। मैंने कहा था आपके साथ आज इमरान खान के हवाले से बात करेंगे। इमरान खान का तिब्बी मुआयना हो रहा है, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दिया था कि एक चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद जो है वो एक मेडिकल बोर्ड बनाएं जिससे जो इमरान खान का तिब्बी मुआयना करे। तो आज बुशरा बीबी की मौजूदगी में वो तिब्बी मुआयना उनका हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि इमरान खान की सेहत काफ़ी बेहतर हो गई है, आँख काफ़ी बेहतर हो गई है, तभी हुकूमत ने मेडिकल बोर्ड बनाया ताकि मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट हक में आ जाए। लेकिन जमाइमा गोल्डस्मिथ ने एक ट्वीट किया था और कहा था कि मेरे बच्चों को पाकिस्तान का वीज़ा नहीं मिल रहा, उनको वीज़ा दिया जाए, और उन्होंने शहबाज शरीफ से हम्बल अपील की थी कि मेरे बच्चे अपने बाप से मिलना चाहते हैं। उसका आज अता तारड़ साहब ने जवाब दिया है, दिलचस्प जवाब है। उन्होंने कहा आपके बच्चे नाइकॉप पर पाकिस्तान कभी भी बगैर वीज़े के आ सकते हैं। अब सूरत हाल ये है कि नाइकॉप तो तभी होगा जब वो पाकिस्तान के शहरी होंगे। अगर उन्होंने पाकिस्तान की शहरियत ली होगी तो उनके पास नाइकॉप होगा ना। नाइकॉप तो उन पाकिस्तानियों को मिलता है जो बैरून मुल्क मुकीम है और उन्होंने किसी और मुल्क की शहरियत ली हो तो साथ वो पाकिस्तानी शहरियत के लिए नाइकॉप रख लेते हैं। तो अता तारड़ साहब ने कहा है कि अगर आपके बच्चों के पास पाकिस्तान की शहरियत है, वो पाकिस्तान में पैदा हुए थे, एक बात ये है इमरान खान के बच्चे हैं, उनके पास पाकिस्तान की शहरियत होनी चाहिए, तो वो नाइकॉप पे बगैर वीज़े के पाकिस्तान आ सकते हैं। वो वीज़ा मांग क्यों रहे हैं?
تو میرے خیال میں ایسا لگتا ہے کہ ان کے پاس نائکاپ ہے نہیں، انہوں نے آج تک پاکستان کا نائکاپ لیا ہی نہیں ہے، انہوں نے کبھی پاکستان کی شہریت لی ہی نہیں ہے، اس لیے ان کے پاس نائکاپ نہیں ہے، اسی لیے وہ ویزا لینا چاہ رہے تھے۔ ویزے کے حوالے سے پہلے خبریں آئی تھیں کہ انہوں نے اپنی ویزا درخواست میں ایک تو پرپز آف وزٹ صحیح نہیں لکھا تھا، اور دوسرا واپس آنے کی تاریخ نہیں لکھی تھی، اس وجہ سے بھی پہلی درخواست پہ اعتراض لگایا گیا۔ اب دیکھتے ہیں دوسری درخواست میں انہوں نے یہ سب باتیں لکھی ہیں یا نہیں لکھی، لیکن بہرحال جمائمہ گولڈ سمتھ کے ٹویٹ کا ایک سرکاری جواب ضرور آ گیا۔